गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? चलो, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कल पढ़ा था विद्युत रासायनिक श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और हम लोगों ने कल विद्युत रासायनिक श्रेणी के लिए एक टेबल पढ़ा, जिसको कि मैंने ट्रिक द्वारा बताने की कोशिश करी। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। तो ये दोनों टॉपिक में मैंने लक्षण में कुछ विशेष तथ्यों पर चर्चा भी करी, और उस तथ्य के आधार पर मैं कुछ प्रश्न आपको आज दूंगा और आपको उसको डील करना है। तो पहला प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। 25 डिग्री सेल्सियस पर Li प्लस लिथियम कॉमा बेरियम Ba2 प्लस Ba Na प्लस Na तथा Mg2 प्लस Mg के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05 वोल्ट, -2.73 वोल्ट, माइनस क्या 2.71 वोल्ट तथा -2.37 वोल्ट है। इनमें से प्रबलतम अपचायक कौन है? यानी इसमें से आपको देखना है कि सबसे प्रबलतम अपचायक कौन है। अपचायक, ऑक्सीकारक नहीं, अपचायक कौन है? तो खोजे। अब तो याद है अपचायक कौन होता है प्रबलतम? जिसका मान सबसे कम होता है। तो देखिए, अब पहले देख लीजिए किसका क्या मान है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है आपका लिथियम जो है, लिथियम इसका मान कितना है? तो लिथियम का मान है -3.05 वोल्ट, है कि नहीं? दूसरा बेरियम जो है उसका मान कितना है? Ba2 प्लस और Ba बराबर, इसका मान है -2.73 वोल्ट। उसके बाद क्या है कि Mg नहीं, सोडियम है ना पहले, तो सोडियम है Na, ये हो गया। अब क्या है, इसका मान कितना है? इसका सोडियम का मान जो है वो है -2.71 वोल्ट। और आखिर में है मैग्नीशियम Mg2 प्लस Mg, और इसका मान दिया हुआ है 2.37 वोल्ट। अब आपको ये देखना है कि इसमें सबसे कम मान किसका है। देख लीजिए, इसमें सबसे कम मान कौन सा है? जो मान कम होगा वही सबसे प्रबलतम क्या होगा? अपचायक होगा। आप इसके बारे में यदि नहीं जानते हैं तो कल वाले जो वीडियो कल था, कल वाला जो क्लास था, उसमें जाके आप देखें, आपको पता चलेगा कि कौन सा अपचायक होता है प्रबल, और कौन सा ऑक्सीकारक होता है प्रबल। ऑक्सीकारक कौन सा होता है? अपचायक का मतलब अपकारक होता है, इस बात पर ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, इसमें सबसे कम मान किसका है? जिसका मान कम है वही प्रबलतम अपचायक है। तो ये देखिए, इसमें है -3.05 वोल्ट, माइनस में है, यह है 2.73 वोल्ट, यह है -2.71 वोल्ट, और वो है -2.37 वोल्ट। तो सबसे जो कम मान है वो ये। बोलो सर ये तो 3 है, तो 3 तो ज्यादा है भाई, माइनस में है, तो सबसे कम मान किसका हुआ? तो ये आपका लिथियम का हुआ। तो इसका आंसर हो गया कौन? लिथियम प्लस लिथियम, यही है ना? चलो, ये हो गया आपका क्या उत्तर। कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद ये प्रश्न आपको दिए गए हैं, है ना? ये प्रश्न को भी आपको बनाना है, और इसमें वही चीज है, इसमें देखना है कि प्रबलतम अपचायक कौन। जल्दी से कॉपी करो और ये क्वेश्चन को बनाओ, जल्दी से बनाइए। हो गया? बन गया ये? बनाइए। तो बन गया। चलिए, इसमें देखिए, इसमें किसका मान कम है? जिसका मान कम होगा वही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। तो देखो, ए का मान कितना दिया हुआ है? ए जो है उसका मान दिया हुआ है -3.05 वोल्ट, है कि नहीं? फिर बी है, बी का मान कितना दिया हुआ है? बी का मान दिया हुआ है -1.66 वोल्ट। फिर सी का मान कितना दिया हुआ है? ये देखो, सी का मान है -0.40 वोल्ट। और डी का मान कितना दिया हुआ है? डी का मान दिया हुआ है माइनस नहीं बल्कि +80 वोल्ट। चलो ठीक है, ये 4 मान हो गए। अब आपको ये देखना है कि इसमें सबसे छोटा मान कौन है, और जो सबसे छोटा मान होगा वही आपका उत्तर होगा।
ये तो प्लस, इसकी तो पहले ही हो गया, सबसे ज्यादा यही हो गया, इसको हटा दो। अब ये देखो इस तीनों में सबसे कम कौन है, तो सबसे कम कौन है, ए है, और आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया क्या, ए। बस बात समझ गए। तो यह फिर से एक बार देख लो क्या कैसे किया मैंने। यहाँ 4 धातु ए बी सी डी है, उसके मानक शेल विभव का मान दिया हुआ है या मानक अपचयन विभव का मान दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है प्रबलतम अपचायक कौन है, तो प्रबलतम अपचायक वो होता है जिसका कि मान यानी मानक शेल विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव का जो मान होता है सबसे कम होता है। तो इस चारों में देखो किसका मान सबसे कम है, जिसका मान सबसे कम होगा वही आपका उत्तर होगा। तो इसमें इसका मान सबसे क्या है, कम है, आपका उत्तर होगा कौन, ए। कॉपी कर लो जल्दी से, चलिए जल्दी कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। हो गया, चलो मैं आगे बढ़ूंगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, और इसमें आपको ये बताना है कि ये सक्रियता किसकी ज्यादा है या कम है। तो देखिएगा ध्यान से, इधर से लिखूंगा, 4 क्वेश्चन है, 4 है ना क्वेश्चन, देखिएगा 4 धातुओं, धातु समझ रहे हो, धातु मतलब मेटल, तो 4 धातुओं कौन कौन, ए बी सी तथा कौन, डी, ए बी सी तथा डी के मानक अपचयन विभव का मान का क्या, मान क्रमशः 1.5 वोल्ट माइनस 0.20 वोल्ट है ना, या फिर प्लस 0.84 वोल्ट तथा 0 यानी माइनस 0.36 वोल्ट है। इन धातुओं को सक्रियता के, सक्रियता मतलब जो कल मैंने पढ़ाया था क्रियाशीलता, कल पढ़ाया था ना क्रियाशीलता, सक्रियता के बढ़ते क्रम में सजाएं, बढ़ते क्रम में क्या करें, सजाएं। यानी आपको इसमें देखना है कि कौन अधिक सक्रिय है और कौन कम सक्रिय है। जो कम सक्रिय होगा उसको पहले रखना है, बढ़ते हुए क्रम में मतलब पहले छोटा फिर धीरे धीरे बड़ा। तो सबसे कम जो क्रियाशील धातु है इसमें है ना, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है, और जो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है उसको लास्ट में लिखना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देख लो ए का क्या है, ए का जो शेल विभव का मान है वो 1.5 वोल्ट है प्लस में। उसके बाद बी का जो मान है, देखो बी का मान है माइनस 0.20 वोल्ट हो गया। सी का जो मान है वो है प्लस 0.84 वोल्ट है कि नहीं। उसके बाद डी का जो मान है वो है माइनस 0.36 वोल्ट। अब इसको क्या है, आपको क्रम में सजाना है, किसके क्रम में, सक्रियता के क्रम में। तो चारों में देखो ए बी सी डी 4 धातुएं हैं, इस धातुओं में किस धातु का सबसे अधिक सक्रियता होगा, यानी कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील होगा। तो पहले वो पहचान, देखो मान सबसे कम कौन है, तो ये तो ज्यादा हो गया प्लस में है, ये भी ज्यादा हो गया प्लस में है, तो ये देखो माइनस 0.36 है और ये है 0.25, यानी इसका मान क्या है, सबसे कम है, इसका मान सबसे कम है कि नहीं। देख लो, यदि आता है सही से देखना तो देखो कि सबसे मान कम कौन है, ये है, और जिसका मान सबसे कम होगा वो अधिक क्रियाशील होगा, यानी सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, ये।
उसके बाद अब ये देखो कि उसके बाद कौन है, तो माइनस वाला सबसे पहले माइनस वाला, यानी 1 नंबर सबसे क्रियाशील ये है, 2 नंबर पर ये है ना। अब 3 नंबर पर तो ये दोनों में किसका मान कम है, देखो तो ये दोनों में इसका मान कम है, ये 3 नंबर पर और ये क्या हो गया 4 नंबर पर, यानी कि ये हो गया कौन सा, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील है डी, फिर कौन है सी, फिर कौन है बी और अंत में कौन है ए, यानी 1 2 3 4 को उल्टा सही है। अब इसमें से आपको क्या करना है, सक्रियता के बढ़ते क्रम में सजाना है, बढ़ते, तो बढ़ते क्रम का मतलब समझते हो, छोटा को पहले और बड़ा को बाद में, है ना। जैसे कि मान लो एक लड़का 4 आम खाया, 10 आम खाया, एक दिन 3 आम खाया, एक दिन 5 आम खाया, तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, सबसे छोटा को पहले लिखो 3, उसके बाद ऐसे कर दोगे, उसके बाद क्या 4, फिर क्या करोगे 5 और फिर क्या करोगे 10, यही करोगे ना। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाओ, देखो क्या होगा, तो बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे छोटा मतलब सबसे कम मान किसका है, यानी कि सबसे सक्रिय धातु कौन नहीं है, यानी सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, तो सबसे कम क्रियाशील धातु ए, तो ए हो गया, बस समझ रहे हो। फिर कौन है बी है, तो बी हो गया, नहीं बी नहीं, फिर कौन है सी है, तो सी हो गया, हो गया। फिर कौन है बी है, और सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है आपका डी, बात समझ में आई। सबसे पहले ए क्यों लिखा, क्योंकि इसका मान सबसे क्या है अधिक है, और जिसका मान अधिक रहेगा उसकी सक्रियता यानी क्रियाशीलता सबसे कम होगी, तो इसका मतलब ए की क्रियाशीलता सबसे कम है। फिर उसके बाद बोलो सर बी क्यों नहीं लिखे, सी क्यों लिखे, क्योंकि भाई ये तो प्लस में है, तो इसके बाद ये है, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, सबसे बड़ा बेटा राम, फिर लक्ष्मण, फिर भरत और फिर शत्रुघ्न, तो ये राम, ये लक्ष्मण, ये भरत और ये शत्रुघ्न, शत्रुघ्न सबसे छोटा, सबसे छोटा इधर, सबसे बड़ा राम जो है ए, राम आगे, तो ए, उसके बाद कौन सी, फिर कौन बी और फिर डी। तो ये है आपका क्वेश्चन, कॉपी कर लें, मैं दूसरा दे रहा हूं आपको बनाने, जल्दी कर लीजिए। जल्दी कीजिएगा, हो गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है आपका ये, आपको क्वेश्चन दे रहा है, क्या दे रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है mg cu, है ना, थोड़ा नीचे लिखोगे, क्वेश्चन है, प्रश्न है mg cu और कौन सोडियम तथा Au मतलब गोल्ड, Au को उसके बढ़ते हुए क्रियाशीलता के क्रम में सजाए, उसके बढ़ते हुए क्रियाशीलता के क्रम में क्या करें सजाए। अब mg का तो मान है दिया हुआ, देखो mg प्लस mg, 2 प्लस होता है ना mg, 2 प्लस और ये क्या हो गया mg, इसका मान दिया हुआ है -2.37 वोल्ट। उसके बाद क्या है ध्यान दे, उसके बाद है cu, तो cu प्लस प्लस cu, इसका मान दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। उसके बाद क्या है सोडियम, सोडियम प्लस सोडियम, इसका मान दिया हुआ है -2.71 वोल्ट, है ना। और लास्ट में जो एक और है वो है आपका Au, तो Au जो है उसका मान भी दिया हुआ है, ये तो 1.37 वोल्ट। अब आप बताएं कि इसमें सबसे अधिक और सबसे कम क्रियाशील कौन है। अभी मैं जैसे बताया था कि क्रियाशीलता के क्रम में सजाएं, बढ़ते हुए क्रियाशीलता, तो अब इसमें आपको ये देखना है कि सबसे कम क्रियाशील कौन है, उसको पहले लिखना है।
और जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है वो बाद में लिखना है। जल्दी से बना, आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी करें। हो गया? चलिए मैं बता देता हूं अभी। तो इसमें देखिए इसका मान कितना है, माइनस mg का मान कितना है, माइनस 2.37 वोल्ट। कॉपर का मान कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट। सोडियम का मान कितना है, माइनस 2.71 वोल्ट। और ए यानी गोल्ड का मान कितना है, 1.37 वोल्ट। अब आपको ये देखना है भैया कि सबसे कम मान कौन है। तो सबसे कम मान है ये कहाँ गया, सोडियम वाला, तो वो सबसे अधिक क्रियाशील है। तो सबसे पहले ये चुनो कि सबसे ज्यादा मान कौन है। तो ये है सबसे ज्यादा मान, है ना, ये है ना 1.37 यहाँ 0। तो सबसे ज्यादा मान ये है। तो सबसे पहले हम इसी को लिख देंगे, लिख दिए। अब दूसरा जो है, अब ये ऐसे वाला दे देना है, जिधर बड़ा आता है उस साइड ये घुमा देते हैं। यदि ये बड़ा आता है तो ऐसे घुमा देते हैं। ये हो गया, उसको कहते हैं घटते हुए क्रम में, है ना। अब ये जो है इसके बाद कौन है, तो प्लस वाला है। पहले चुनौती किसके किसके बीच में, प्लस वाले। माइनस वाला तो छोटा है लेकिन छोटा है, लेकिन क्रियाशील बहुत ज्यादा है। देखते नहीं हो घर में या कहीं आसपास देखो, जो छोटा नाटा आदमी रहता है, बौना आदमी रहता है, उसका ताकत बहुत ही ज्यादा रहता है, वो बहुत ताकतवर होता है। अब ये जो है क्या, Cu प्लस प्लस Cu हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि अब ये दोनों में मुकाबला है, ये दोनों में मुकाबला है, मुकाबला होगा दोनों में। कैसे करेंगे मुकाबला, तो हम कराते हैं इसमें मुकाबला। तो ये और ये दोनों में कौन है जो कि सबसे छोटा है। जो छोटा है उसका क्रियाशीलता ज्यादा है, जो छोटा थोड़ा बड़ा है उसका क्रियाशीलता कम है। तो ये देखो Mg प्लस प्लस और क्या हो गया Mg, और इधर क्या हो गया सोडियम प्लस और सोडियम, बस बन गया। और क्या, बस कहानी खत्म, है ना। तो मैं आज एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बनाने के लिए, घर से आपको बना लेना है ना। चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं लोग। तो पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं दूं आपको बनाने के लिए। कर लिए? अरे कॉपी नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट जल्दी कर लो भाई, है ना। चलो कोई बात नहीं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम पढ़ना ही है। हाँ, लेकिन जब फिर आगे चले जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, अपने कक्षा से आगे बढ़ जाओगे, तो तुमको फिर पढ़ने का मन करता है। तो देखिएगा 4 है ए बी सी, ए बी तथा सी, ये 3 धातु है ना। ए बी सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः, है ना, क्या है, क्रमशः कितना 0.68 वोल्ट माइनस 0.50 वोल्ट, उसके बाद और माइनस 2.5 वोल्ट है उनकी, है ना, उनकी क्या अपचयन शक्ति को। अब देखिएगा जरा, क्वेश्चन अलग हो गया। अपचयन शक्ति को घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में क्या लिखिए, या लिखे। हो गया, यानी कि अब ये जो है, ये आपको देखना है एबीसी में किसका अपचयन क्षमता सबसे अधिक है, उसको सबसे पहले लिखना है, और जिसका अपचयन क्षमता सबसे कम है उसको बाद में लिखना है। जैसे ये तीनों देख लो, इस तीनों में सबसे छोटा मान किसका है, तो ये है, इसका अपचयन क्षमता ज्यादा होगा, और फिर उसके बाद ये होगा, और अंत में ये होगा। बना के दिखाना है, देखते हैं, कल आपसे मैं देखूंगा कॉपी में। चलो जल्दी करो। ओ कॉपी में मैं कैसे देख सकता हूँ, नेट पर तो आप दिखाते नहीं हो, बहुत अच्छे नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, बिठा दूं मैं। चलो मैंने कल आपको बोला था, याद होगा, मैंने बोला था कि हम ना
निर्धारण कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे देखे। अब ये कैसे निर्धारण करते हैं वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। उसी में ये टॉपिक जो आएगा वो ये है कि विद्युत क्या रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। बहुत जबरदस्त टॉपिक है भैया। यदि एग्जाम में आ गया ना, ये जो हल्का हल्का पढ़ने की आदत पड़ गया है ना आप लोग को, वो सब रफ्फू चक्कर कर देगा, है ना। देखो वो इतना भी तो भारी नहीं है, ये बहुत ज्यादा भारी भी तो नहीं, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर करने का है। तो साइंस तो दिमाग खोजता ही है ना, साइंस में तो कहता है भाई थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या एप्लीकेशन, तो यहाँ तो हम लोग क्या है रटने में लगे हुए हैं, टॉपिक शुरू है तो रटने वाला शुरू है, रट रहे। अरे भाई समझ लोगे तो रटना तो बेहतर हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, क्या हो गया एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका अनुप्रयोग क्या है? तो सबसे पहले तो पहचानते हैं कि कौन सा ये जो धातु होता है या तत्व होता है एनोड बनाएगा, कौन सा कैथोड बनाएगा। देखो पहला टॉपिक यही है। पहला टॉपिक है कि एनोड एवं कैथोड का क्या निर्धारण। तो कैसे हम एनोड और कैथोड का निर्धारण करें, है ना। ये आपका जरा टेढ़ा सवाल है या टेढ़ा जवाब है, जो बोल सकते हो। तो ये कैसे हम बता दें कि फलना एनोड है और फलना क्या है कैथोड है। तो उसके लिए ये भी एक बहुत अच्छा है कि जिसका मानक अपचयन विभव का मान कम होता है वह एनोड बनाएगा, और जिसका मानक अपचयन विभव का मान क्या होगा अधिक होता है वो हमेशा कैथोड बनाएगा, है ना। फिर सुने एक बार क्या बोला मैंने कि जिसका मानक अपचयन विभव का मान कम होता है वो हमेशा क्या बनाएगा एनोड, और वह जिसका मानक अपचयन विभव का मान अधिक होगा वो कैथोड बनाएगा मेरे भाई। जैसे एग्जांपल देखो, है ना। अब आपको दे दिया जाए कि जिंक है ना, जिंक, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसे भी दे देगा, जैसा मैं लिख रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहां हो गया Zn, यहां हो गया क्या Zn, और E0 मान दिया हुआ है कितना है -76 वोल्ट हो गया। उसके बाद साथ में दिया हुआ है Cu++, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये मानक अपचयन विभव है, याद रखिएगा। और इसमें जो कॉपर का है, कॉपर का मान दिया हुआ है कितना +0.34 वोल्ट। अब आपसे पूछे कि भाई बताओ कि कौन सा इसमें जो धातु है, धातु आयन है, वो एनोड बनाएगा और कौन सा कैथोड बनाएगा। तो सिंपल है आपके लिए, क्या सिंपल है कि दोनों को देखो और देखो कि किसका मान कम है। तो भाई जिंक का मान कम है, इसका मान कम है ना, तो ये एनोड बनाएगा। ये क्या बनाएगा भैया, ये बनाएगा क्या एनोड सेल में, और इजी है सेल लिखना। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका कैथोड। इजी, क्या कोई दिक्कत है। फिर सुने कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। तो जिस तत्व के या जिस स्पीशीज के, जिस धातु आयन के, है ना, क्या तो मानक अपचयन विभव का मान कम होता है वो एनोड बनेगा, और जिसका मान ज्यादा होता है वो क्या बनेगा कैथोड बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये बनाते हैं सेप तो इस तरह से बनाते हैं। अब ये देखो Zn है कि नहीं, Zn क्या होगा, डायरेक्ट में बना रहा हूं प्लस प्लस, उसके बाद क्या होगा Cu++, और क्या हो गया Cu, यानी ये बन गया आपका क्या एनोड, और ये बन गया आपका क्या कैथोड। कोई दिक्कत, बस सिंपल है ना। ये बन गया आपका एनोड और ये बन गया कैथोड। तो इसी तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं, एनोड और कैथोड का निर्धारण कर सकते हैं। अभी और मैं आगे बढ़ूंगा और आपको अलग अलग तरीके का दिखाऊंगा एनोड एवं कैथोड का निर्धारण करने के लिए। फिलहाल तो क्या है, आप 2 लाइन पढ़ने के लिए लिखो, किसी तत्व
के मानक सेल विभव, मानक अपचयन विभव का मान, मानक अपचयन विभव का मान कम होता है, वह एनोड है, जबकि जिस तत्व का मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है, अधिक होता है, वह कैथोड है। कॉपी कर लीजिए जल्दी से, एग्जाम्पल मैं आगे में दे रहा हूं, उस क्वेश्चन स्टील कर रहा हूं आपके सामने। हो गया? चलिए लिख लो, तो क्वेश्चन लिखो, लिखो पहले क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित क्वेश्चन है, बनाना है अभी आपको। निम्नलिखित अर्धसेल, अर्धसेल याद है किसको कहते हैं? जो इधर लिखते हैं आधा सेल, आधा सेल मिलकर पूरा सेल बनता है। निम्नलिखित अर्धसेलों के मानक अपचयन विभव के मान से एनोड एवं कैथोड का निर्धारण करें। बहुत इजी है भाई, ये सब तो एकदम सो इजी है ना। अभी देखो कि आपको मैं कुछ दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि कौन एनोड है तथा कौन कैथोड है। अभी ये है, इसमें दिया हुआ है कि Cu, या पेंसिल देख लो, Ag प्लस Ag और उसका मान दिया हुआ है प्लस 0.80 वोल्ट, है कि नहीं। और दूसरा है Cu प्लस प्लस Cu और इसका मान दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। बना के दिखाइए कि इसमें कौन एनोड बनाएगा और कौन सा क्या है कैथोड बनाएगा। जरा देखो और सेल लिख के जरा बता दो हमको, इसमें कौन एनोड है कौन कैथोड है, जल्दी से। सेल विभव का मान जितना कम होता है याद रखिएगा, तो एनोड कौन होगा कैथोड कौन होगा। क्या दिक्कत? चलो तो इसका क्या होगा, अब ये देखो दोनों में किसका मान कम है, खोजो दोनों में किसका मान कम है, इसका या इसका। देखो तो दोनों में देख लीजिएगा भैया, ये दोनों में इसका मान कम है, प्लस में है दोनों, 0.34 कम है, ये ज्यादा है कि नहीं। ये कम है और ये क्या है ज्यादा है, तो ये एनोड बनाएगा, ये क्या बनाएगा एनोड बनाएगा, और ये क्या बनाएगा कैथोड बनाएगा, है ना। अब मैं इसको सेल में कैसे लिखूंगा, सेल बनाना मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया, और मैं अभी क्या करूंगा Cu प्लस प्लस को नीचे और Cu को ऊपर कर दूंगा, ये मैंने बताया था लेक्चर नंबर 3 में शायद। तो देखिएगा, आप यदि जानना चाहते हैं, उतना उत्सुक है तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। उत्सुकता नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी देखते हैं हम सेल कैसे बनेगा। तो सेल होगा, चूंकि एनोड है तो बाईं ओर लिखते हैं, एनोड को कहां लिखते हैं बाईं ओर, तो ये ना अर्धसेल है। देखो तो Cu क्या हो गया Cu प्लस प्लस, उसके बाद क्या हो गया कौन Ag, तो Ag ये तो वैसे ही रह जाएगा प्लस और क्या हो जाएगा Ag।
बस बन गया, कोई दिक्कत? चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी से, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये हो गया तो सब यहां से ये मैं बिठा देता हूं इसको। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, दूसरा प्रश्न दे रहा हूं आपको, देख लीजिएगा। प्रश्न है ये इतना तो लिखना ही है। प्रश्न ये है कि इसमें आपको देखना है निम्नलिखित अर्धसेलों में के मानक अपचयन विभव के मान से एनोड एवं कैथोड का निर्धारण करें। कैसे? तो मानक अपचयन विभव नहीं भी देता है तो तुमको बहुत हेल्प कर दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आपका हेल्प कर दिया। पहले बता दिया मानक अपचयन विभव के द्वारा कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, निम्नलिखित अर्धसेलों में एनोड एवं कैथोड का निर्धारण करें, ज्यादा कुछ नहीं रहता। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी क्या है आपका दिया हुआ है निकेल या फिर चलो कॉपर हीट ले लूं, तो ये हो गया Cu प्लस 0.34 वोल्ट, और दिया हुआ है आपका निकेल Ni प्लस क्या Ni, और इसका दिया हुआ है माइनस 2.5 वोल्ट। अब बताइए कौन एनोड बनाएगा कौन कैथोड बनाएगा, जल्दी से बताइए, क्विकली बताइए, तेजी से बताइए कि कौन एनोड बनने वाला है और कौन कैथोड बनने वाला है। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाए, ऐसे नहीं कि सिर्फ कॉपी कर रहे हैं आप लोग। तो ये दोनों कौन एनोड बनना है कौन कैथोड बनना है, तो देखो ना दोनों में किसका मान कम है, इसका मान कम है किसका मान कम है, तो देखो भाई माइनस में इसका मान कम है, ये प्लस में है इसका मान ज्यादा है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको एनोड कैथोड में, तो ये देखो निकेल इस तरह से है ना, ये हो गया आपका कौन एनोड, कैसे लिख दूं एनोड, और ये क्या है कैथोड। ये जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में के अनुप्रयोग में आपको 4 से 5 टॉपिक है, उस 5 टॉपिक में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और बहुत सारे सब्जेक्टिव है ना। अभी आपको खाली ये दोनों दे दिया जाए ऑब्जेक्टिव में और बोले कि कौन सा एनोड है, बताइए इसमें एनोड बनेगा कौन सा धातु, बस तो बोलना मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये कैथोड है और वो क्या है एनोड है। अब सेल कैसे लिखोगे आप, तो एनोड को बाईं ओर यानी इधर Ni, और Ni क्या हो गया प्लस प्लस, और इधर क्या हो गया Cu प्लस प्लस और क्या Cu, बस ये है आपका क्या एनोड, और ये है क्या कैथोड, बन गया दोनों है ना। चल कॉपी कर लो जल्दी से। अब हम लोग देखते हैं आगे, मिटा दो मैं, कॉपी कर लो। तो देखो दूसरा जो है उसमें हमको ये पता लगाना है कि अभिक्रिया संभव है या नहीं है, या अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, है ना। क्या जो हमको दे दिया गया है आंकड़ा उसके द्वारा अभिक्रिया कराना संभव है नहीं या हाँ। तो ये देखो अभिक्रिया का निर्धारण, दूसरा क्या है भाई मेरे, दूसरा है अभिक्रिया के संभावना का, है ना। एक अभिक्रिया का निर्धारण बहुत है, अभिक्रिया का क्या हो गया निर्धारण। तो यदि देखो इसमें क्या होगा कि यदि आंकड़ा दिया जाए और उस आंकड़े में यदि हम इनोड सेल यानी कि मानक सेल विभव का मान निकालें और उसका मान यदि आ गया प्लस धनात्मक तो अभिक्रिया होगी और स्वतः होगी। लेकिन यदि आ गया माइनस तो अभिक्रिया नहीं होगी। याद रखिएगा क्या बोला मैंने कि अभिक्रिया का निर्धारण में क्या होगा कि यदि हमको आंकड़ा दिया जाए, है ना, और उस आंकड़े के द्वारा हम लोग इस सेल का मान निकाल लें, इनोड सेल का मान निकाल लें, यानी मानक सेल विभव का मान निकाल लें। निकालने के बाद यदि इनोड सेल का मान धनात्मक आता है, धनात्मक, तो इसका मतलब है वो अभिक्रिया होगी, वो अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है, स्वतः होगी, अपने आप होगी। लेकिन यदि उसका मान क्या है माइनस आ जाए तो वो अभिक्रिया संभव नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो यहां दे दिया जाए क्वेश्चन, है ना। अब ये दे दिया जाए आपको कि एक क्वेश्चन है Cu, चलो यहां से देख लो Cu प्लस प्लस तथा क्या कहते हैं Zn, क्या दोनों मिलकर अभिक्रिया संभव कर सकता है। तो पहले देख लो, इसको लिखना है, देखते हैं हाँ या ना।
अब देखते हैं, पहले इसका सेल विभव का मान भी याद रखना पड़ेगा इसमें। अब यहाँ पर एक ऐसे दे दिया जाता है कि यहाँ पर दे दिया गया है कि E नॉट Zn प्लस प्लस बराबर है कितना, 0, ध्यान दीजिएगा, 0 माइनस 76 है, माइनस 0 क्या होगा 76, और E नॉट Cu प्लस प्लस Cu है ना, उल्टा तो नहीं किया, प्लस प्लस क्या Zn का मान है इतना और Cu प्लस प्लस Cu का मान है प्लस क्या 34 वोल्ट, ये दिया हुआ। अब इसके थ्रू आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों मिलके, यानी कॉपर, यदि प्लस का मतलब क्या हुआ कि जलीय विलयन है प्लस है और Zn है, तो क्या ये दोनों मिलके आपका सेल बना सकता है, विक्रिया पूरा कर सकता है। देखते हैं, देखें अभिक्रिया का निर्धारण। तो अब ये देखना है दोनों को देख के, देखो तो सबसे पहले Cu है तो ऐसे लिख देना Cu, या उल्टा लिख सकते हो, याद है बनाया था हम लोगों ने सेल प्लस प्लस, और ये हो गया आपका क्या Zn प्लस 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 क्या होगा Cu, इधर तो लिखना ही है क्योंकि ये वाला है ये इससे अभिक्रिया करेगा, और ये जो इसके SO4 होते थे SO4, अब ये हो गया क्या Zn SO4 प्लस Cu। यही तो देखना है कि क्या जिंक इसके SO4 को बाहर कर सकता है, हाँ या नहीं, देखते हैं। तो अभी आपको पहले इसमें आपको लिख देना Zn, ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है, Zn और फिर हो गया इधर Cu प्लस प्लस, फिर आपने क्या कर दिया Zn प्लस प्लस और Cu क्या हो गया प्लस प्लस, सॉरी Cu अकेले हो गया यानी कि धातु। अब यहाँ पर याद होगा आपको सेल लिखना है, तो सेल मैं आज आपको डायरेक्ट लिखने सिखाता हूँ ट्रिक से। तो ये यार ये जो है मैंने कई बार बोला भी है, बनाते बनाते सीख भी गए होंगे। ट्रिक क्या कि जो जिंक है आगे वाला जो है, जो धातु के रूप में, आयन के रूप में नहीं है, धातु आयन के रूप में नहीं है, यहाँ आयन के रूप में है और ये धातु के रूप में है, खाली आयन के रूप में नहीं है, सिर्फ धातु। तो ये जो है ये होगा एनोड Zn प्लस प्लस हो गया। उसके बाद ये खड़ी रेखा, उसके बाद ये वाला जो है Cu प्लस प्लस Cu, यदि उल्टा होता, उल्टा यानी ये प्लस प्लस में होता और ये होता ऐसे, तब क्या करते हैं, तो Cu को आप क्या करते हैं एनोड पर लिखते हैं, एनोड पर, और Zn को क्या करते हैं आप कैथोड पर लिखते हैं। देखो बाबू ये सब बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए पीछे से पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला क्लास जो मैंने सेल बनाना सिखाया उसको जानना बेहद जरूरी है, उसके बाद ये सब बेहतर हो सकता है। चलो लेकिन क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन तो है ये Zn प्लस क्या है Cu प्लस प्लस, यही है ना। चलिए पहले सेल बना लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हो गया Zn प्लस प्लस, फिर इधर हो गया लवण सेतु जिसको कहते हैं हम लोग, पढ़ाया था मैंने लवण सेतु तीसरा लेक्चर में, चौथा लेक्चर में आपका इलेक्ट्रोड विभव माना इलेक्ट्रोड में पढ़ाया था मैंने। और ये हो गया Cu प्लस प्लस Cu, तो ये है आपका एनोड है कि नहीं, और ये है आपका क्या कैथोड, ये हो गया एनोड है और ये क्या है कैथोड। तो याद है आपको मैंने बताया था कि ई सेल ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, तो ई नॉट सेल बराबर होता है, ध्यान रखना ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या एनोड। मैंने आपके इसके लिए न्यूमेरिकल भी बताया था, निकालने भी बताया था, और काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, काफी ज्यादा एग्जाम में भी आ सकता है 12 में। अब कैथोड जो है कौन है ये, तो क्या लिख दिया मैंने Cu प्लस प्लस Cu है ना, माइनस ये वाला है एनोड है ये, तो क्या लिख दिया ई नॉट Zn प्लस प्लस Zn। बोलो सर यहाँ तो प्लस नीचे ऊपर क्यों लिख दिए, इसको जानना है वीडियो नंबर 4 यानी लेक्चर नंबर 4 में जाइए, मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन उसका। उसके बाद Cu प्लस प्लस ये वाला तो क्या है 0.4 वोल्ट और माइनस 0.76 वोल्ट, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट लिख दूं यानी दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक कि नहीं, प्लस 0.76 वोल्ट बराबर 1.1 वोल्ट आया। तो ये जो 1.1 वोल्ट आया वो धनात्मक मान है, कौन सा मान है धनात्मक,
इसका मतलब है यह अभिक्रिया होगी और स्वतः होगी। यहां लिख सकते हो, अतः यह अभिक्रिया संपन्न होगी। यह अभिक्रिया क्या संपन्न होगी, है ना। चलो तो क्या करना है, पहले आपको ये दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में देखो मिलेगा भी, तो ये आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। इसके थ्रू आउट आप पहले ये रिएक्शन लिख लोगे। रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो यहाँ जो दिया हुआ देख के उसका जो धातु में रहेगा उसको आयन में बदल देना है, जो आयन में रहेगा उसको धातु में बदल देना, सिंपल है ना। हो सकता है धातु भी रह जाए, ऐसा नहीं है। तो अब इसके अनुसार आपको पहले सेल बना लेना है। बना लिए हम लोग Zn प्लस Cu प्लस प्लस Cu कर लिए। उसके बाद इनोड सेल जो है बराबर क्या होता है, एनोड कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड पे कौन है Cu, तो Cu माइनस और Zn है एनोड पर। अब ये दोनों को हमने घटा दिया, घटाने के बाद ये जुटा और 1.1 वोल्ट आ गया, इसका मान धनात्मक है और धनात्मक है तो यह अभिक्रिया संपन्न होगी। वही ऋणात्मक होता तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। पहले 2 लाइन लिखो, उसके बाद अभिक्रिया का निर्धारण लिखो। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से किसी अभिक्रिया का निर्धारण किया जा सकता है। किसी अभिक्रिया का निर्धारण किया जा सकता है। लिखो पूर्ण विराम दे दो, लिखो नहीं, लिखो यदि मानक सेल विभव E0 सेल, ब्रैकेट में लिख देना E0 सेल, मानक सेल विभव E0 सेल का मान धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, तो अभिक्रिया स्वतः होती है, स्वतः होती है। किंतु यदि मानक सेल विभव का मान, यदि मानक सेल विभव का मान ऋणात्मक होता है, तो यह अभिक्रिया नहीं होगी, तो यह अभिक्रिया नहीं होगी। हो गया। चलो कॉपी तो कर ही लिया होगा, कॉपी कर लो जल्दी से। और मैं एक देखो, अब मैं क्या करूंगा, उल्टा कर दूंगा, इसको इधर इसको इधर, और अब बनाने में कह रहा हूं क्या वो अभिक्रिया होगी। देखो अभी इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने हैं कि आप बचपन में ये सुने भी होंगे कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, तो वो तो कल मैंने बताया विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर। उसके बाद ये था कि हाइड्रोजन ये विस्थापित करता है जिंक अभिक्रिया, लेकिन कॉपर नहीं करता है हाइड्रोजन, क्यों नहीं करेगा वो हम लोग देखें। जैसे कुछ क्वेश्चंस और डील होंगे कल कि मान जिंक सल्फेट का विलयन है, उसको क्या कॉपर धातु के प्लेट में या कॉपर धातु के बर्तन में रख सकते हैं या हाँ या नहीं, उसका ऐसे आंसर यही है ना, वो उसकी चर्चा कल होगी। फिलहाल एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बनाइए, इसी का जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा बी, है ना। ये क्वेश्चन है Zn प्लस प्लस तथा Cu उल्टा। देखो ये अभिक्रिया संपन्न होती है, क्या होती है या नहीं होती, देख लो, आपको पता चल जाएगा स्वयं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दो फटाफट। चलो हो गया। देखो मैं दिखाता हूं अभी बना के। तो Zn है प्लस प्लस, चलो ठीक है, ये Cu है।
अब जो प्लस है उधर धातु में आ जाएगा, जो धातु है वो प्लस में आ जाएगा, बस हो गया। मान तो यही रहना है ना, मान तो बदलना ही नहीं। अब जरा देखो इसका सेल बनाओ। तो मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था कि जो अकेले होगा, यानी अकेले का मतलब जो आयन में नहीं होगा वो एनोड पर जाएगा, और जो आयन में होगा वो कैथोड पर चला जाएगा। देखो ऐसे, तो Cu ये वाला इसका जोड़ीदार है Cu++, तो ये हो गया Cu++। उसके बाद डबल खड़ी रेखा मतलब लवन सेतु, ये सब मैंने पढ़ा रखा है यार। तो आप देखो ना पीछे, है ना पीछे, और वो देखो कि ये मैंने पढ़ा रखा है। आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो, रेगुलर क्लास आपका चल रहा है, तो आप बिल्कुल समझ जाओगे इसको। नहीं चल रहा है तो और ज्यादा समझ जाओगे, कोई बात नहीं। Zn++Zn ये हो गया आपका क्या, कैथोड, है ना। चलो अब ये क्या है कि एनोड है, ये क्या है आपका कैथोड है। अब आपको निकालना क्या है, इनोड से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। क्या निकालना है, इनोड से। तो इनोड से निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, इनोड कैथोड माइनस क्या, इनोड एनोड। तो कैथोड कौन है, ये है Zn है। तो क्या हो गया, इनोड Zn++ Zn माइनस इनोड Cu++ क्या Cu, ये वाला, ये इधर हो गया। अब Zn का मान कितना है, Zn का मान है -0.76 वोल्ट, माइनस नहीं बल्कि हाँ या तो माइनस होगा ना, माइनस कितना हो गया, कौन सा है ये, तो +34 क्या वोल्ट हो गया। अब क्या हो गया, ये तो ये क्या हो गया दोनों, -0.76 वोल्ट -0.34 वोल्ट। तो माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा, जुटेगा घटेगा, जुट जाएगा, जुटेगा ना। और जुटने के पश्चात ये हो जाएगा -1.1 वोल्ट। लेकिन माइनस यानी ये कौन सा आया, ऋणात्मक, ऋणात्मक है ना। तो क्या ये अभिक्रिया संभव है, तो लिखोगे नहीं, अभिक्रिया संभव नहीं है। अभिक्रिया क्या, संभव नहीं है। बात समझ गए। चलो कॉपी करो जल्दी से, मैं एक दूर तक देता हूं, उसके बाद छुट्टी। ये वाला जो है कॉपी करो, बहुत तो बना भी चुके होगे। तो सी नंबर जो है अब आपको बनाना है। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। अभी ये आपको बनाना है, ध्यान दीजिए, Cu++ तथा निकेल Ni, है ना। क्या ये दोनों मिलकर अभिक्रिया करता है, क्या निकेल कॉपर के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करता है, हाँ या नहीं, देखते हैं क्या आंसर होगा, वो कल पता चलेगा आपको। तो ये जो है इस निकेल जो है, निकेल ++ निकेल बराबर -0.25 वोल्ट। अब आपको ये बोलो सर यहाँ 2 को देंगे, 1 देंगे, देखो यहाँ तो 2 दिया हुआ निकेल में। इसका मतलब जब भी आप निकेल को यहाँ पर धातु लिखोगे, इधर लिखोगे तो 2+ में जाएगा। चलो इसको बना के दिखाना है। चलिए हो गया ये वाला। इसमें आपको ये बताना है कि अभिक्रिया संभव है या नहीं, और देखना है। यदि ऐसा हो जाएगा तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अलग से दूंगा और उसमें बनाने के लिए। तो फिलहाल आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।